नमस्कार। आज हम देखेंगे पित्त दोष के बारे में। तो पित्त दोष हमारी बॉडी में हमारी हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पित्त दोष, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने वात दोष के बारे में बताया, इतना ही महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी में पित्त दोष। हमारी जठराग्नि और पित्त दोष का बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन जब ये पित्त साम्य अवस्था में होता है तो हमारी बॉडी में हर जगह पर ये डाइजेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जब ये दूषित अवस्था में होता है तो ये रोगों को पैदा करता है। पित्त के गुणों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पित्त के गुणों में आता है पित्तम सायस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त तीक्ष्ण है, पित्त लघु भी है और लघु वात भी है, सर भी है, चलने वाला भी है, द्रवम भी है, द्रव भी है और स्नेह अंश भी है इसमें। यहीं पे आप अगर यदि कफ के गुणों को देखेंगे तो कफ के गुणों में स्निग्ध गुण आता है, जो स्नेह गुण के सधर्मी गुण होता है। यदि आप डिटेल में देखें तो एक डिजीज का मैं आपको नाम बताऊंगा जिसको बोलते हैं अम्लपित्त। अम्लपित्त दो टाइप से होता है, एक श्लेष्म अम्लपित्त और एक होता है अम्लपित्त। अब आप सोचेंगे श्लेष्म अम्लपित्त के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन कई मॉडर्न आचार्यों ने, जो आज के युग में है, जैसे द्वारका प्रसाद सेन जी हैं, गणनाथ सेन जी हैं, ऐसे आचार्यों ने श्लेष्म पित्त के बारे में भी बताया है, जिसको श्लेष्म अम्ल पित्त बोलेंगे। अब ये होता क्या है? अभी हमने चर्चा की कि द्रव गुण और स्नेह गुण, ये दोनों ही गुण पित्त दोष में होते हैं और स्निग्ध गुण और जलीयांश का महत्व भी कफ गुण के अंदर होता है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों गुण एक जैसे मिलते जुलते पित्त और कफ दोष में है। हमारे स्टमक में, हमारा जो स्टमक पोर्शन होता है, उस स्टमक पोर्शन में से HCl का सीक्रेशन होता है, पेप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है, रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है। उसमें से HCl को यदि हम देखें तो HCl एज अ वर्क करता है पित्त के समान, पाचक पित्त के समान। ठीक उसी प्रकार हमारे ड्यूडेनम में बाइल जूस आता है, वो भी अच्छ पित्त या पाचक पित्त के रूप में कार्य करता है। अब हम एसिडिटी को देखने वाले हैं। एसिडिटी में एक तो होता है पित्त वर्धक, यानी पित्त जिसमें ज्यादा होता है वो होता है एसिडिटी या अम्ल पित्त, यानी एसिड वाला पित्त जो कि अनडाइजेस्टेड है। दूसरा होता है श्लेष्म पित्त, मींस इसमें पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्निग्ध गुण आपस में जब मिलते हैं तो पेशेंट को हैवीनेस फील होती है। जो पित्त होता है वो आसपास की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, स्टमक की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना शुरू करता है और वहां पर धीमे धीमे करके अल्सर जनरेट होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में सर्वदा सर्वभावनम सामान्यम वृद्धि कारणम, एक श्लोक हमने पढ़ा है चरक संहिता में कि समान धर्म अंश वाले पदार्थ जब मिलते हैं तो वो समान धर्म अंश की वृद्धि करते हैं। तो यहां पर पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्निग्ध गुण जब दोनों मिले तो उन्होंने वेल्चिंग की कंडीशन पैदा की। वो जो पानी है, वो खट्टी डकारें हैं, वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुई। साथ में पित्त के जो तीक्ष्ण गुण है और उष्ण गुण है, उसने म्यूकोसा मेम्ब्रेन को खत्म करना शुरू किया। किसकी? स्टमक की। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसको आप अनडाइजेशन से, इनडाइजेशन से आप कोरिलेट कर सकते हैं। इनडाइजेशन मींस जब कोई व्यक्ति ने भोजन किया तो वहां पर कफ का अंश बढ़ गया था और साथ में पित्त का स्नेह गुण बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां पर पित्त अपनी पाचन क्रिया को बाध्य कर रहा था, क्योंकि पित्त का जो उष्ण गुण है वो प्रभावी कम हो गया था। जब वो कम प्रभावी हो गया था तो वहां पर पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम, हैवीनेस, फ्लैटस की कंडीशन बनना, लेकिन फ्लैटस पास ना हो पाना, ये कंडीशंस पेशेंट को डेवलप हुई। अब इसमें करते क्या है? हम पित्त का ब्रेचन कराने की कंडीशन करते हैं कि पित्त को ब्रेचन करा देंगे तो ब्रेचन के जरिए पित्त बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। हमारे आचार्यों ने पंचकर्म में एक पॉइंट बोला है, जिसमें बोला है कि कफ दोष के आधिक्य पर आपको वमन कराना है और कफ दोष की कमी पर आपको ब्रेचन कराना है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि पित्त दोष की वृद्धि होने पर आपको ब्रेचन कराना है।
इस पॉइंट को आप नोट डाउन करें कि कफ दोष की कमी पर ऑपरेशन कराना है, लेकिन यहां पे तो कफ दोष भी बढ़ के आ रहा है स्नेह और स्निग्ध गुण के सदर्मी होने के कारण। तो हमें यहां पर यदि हमने पेशेंट का ऑपरेशन करा दिया तो जो कफ है वो पित्त के साथ मिल गया है, वो कफ हमारे स्टमक से ग्रहणी के अंदर, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, वहां पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते ही हमारी अग्नि मांद्य हो जाएगी। और अग्नि मांद्य होना सबसे बड़ी बुरी कंडीशन है, जिसमें पेशेंट बहुत ही सीवियर कंडीशन में जा सकता है, उसका डाइजेशन पूरा अवरुद्ध हो सकता है। इस कंडीशन की वजह से हमारे लिवर पर भी इफेक्ट होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, बस एक गुण को पकड़ लीजिए, स्नेह और स्निग्ध गुण। आपको स्नेह और स्निग्ध गुण को कम करने वाले द्रव्य देने हैं, जिसमें अदरक या सुंठी या काली मिर्च या पिप्पली, ये ऐसी उष्ण औषधियां हैं, इनके अंदर ड्राई गुण भी होता है। यदि आप इसको जब प्रयोग कराते हैं पेशेंट को, तो डेफिनेटली पेशेंट के कफ का पाचन होता है, और कफ के पाचन होने के साथ साथ वहां पर पित्त अपनी क्रिया करना शुरू कर देता है, जिससे पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट को कई डॉक्टर्स ये सोचेंगे कि अगर हमने उष्ण गुण प्रदान किया तो पित्त का वर्धन होगा, और कफ का वर्धन उसकी वजह से पित्त आपस में मिलके कफ के कार्य को भी अवरुद्ध कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा तो, लेकिन पित्त के द्वारा पाचन प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी, जिससे वहां पर श्लेष्म का पाचन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, जिसको अम्ल पित्त बोलते हैं, उस अम्ल पित्त में पित्त का शीघ्रेशन होने लगता है। यहां पर भी स्नेहांश बढ़ता है, लेकिन उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ती है, लघु गुण बढ़ता है, सर गुण बढ़ता है। तो ये समान वायु को बढ़ा देता है, और समान वायु की प्रतिलोम गति होने से बेल्चिंग की कंडीशन पैदा होती है, जिसको GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के रूप में हम जानते हैं। आप यदि पित्त के इन्हीं गुणों को समझ गए तो आप डेफिनेटली GIT डिसऑर्डर्स को अच्छे तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। पित्त के कर्मों को पर भी हमें ध्यान देना होता है। पित्त के कर्मों बोला गया है दर्शनम पंक्तिरूष्मा क्षुत तृष्णा देह मार्दवम। दर्शन यानी नेत्रों के देखने की प्रक्रिया में भी पित्त का कार्य है। आप जब फिजियोलॉजी देखेंगे विजुअलाइजेशन की, कि कैसे विजन क्रिएट होता है, कैसे कलर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे लाइट का परसेप्शन हमारी आंखों से हमें फील होता है, हमारी रेटिना पर वो पिक्चर बनती है, तो वहां पर आप दो पॉइंट देखेंगे। उस फिजियोलॉजी में आपको रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, ये दो चीजें देखने को मिलेंगी। जब रोडोप्सिन बदलता है आयोप्सिन और रॉड्स में, देन वहां पर पित्त ही उनको बदलने का कार्य करता है, क्योंकि एक ये प्रोटीनेशियस मटेरियल है, और बॉडी में प्रोटीनेशियस मटेरियल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड्स एज अ एग्जाम्पल ऑफ पित्त बॉडी में पित्त के एग्जाम्पल के रूप में आता है। आप जब बॉडी में सेल्स को देखेंगे तो सेल्स के अंदर लाइसोसोम होते हैं, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप देखेंगे कि लाइसोसोम के अंदर जब भी कोई भी डेब्रिज मटेरियल आता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है, तो वहां फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वहां लिटिक एंजाइम्स पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन हो जाता है। इन दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में पित्त का इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ में प्रत्येक कोशिका के अंदर भी पित्त का इंपॉर्टेंस होता है। पित्त के अन्य कर्मों में शौर्य आता है, पित्त के अन्य कर्मों में मोह आता है, पित्त के अन्य कर्मों में क्रोध आता है। यदि आप पित्त के गुणों को समझ लिए तो गुण विपरीत यदि आप चिकित्सा करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलता है। सर गुण के अपोजिट आपने चिकित्सा की तो पित्त का जो चलत्व है, जो कि वायु के चल गुण से प्रभावित हो गया है, उसमें कमी आती है, और जो जड़ रिफ्लेक्स जो होते हैं बॉडी में, वो रिफ्लेक्स में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो अल्सर्स होते हैं उसमें कमी आती है। इसके लिए एक औषधि आपको बताता हूं, जहां एसिडिटी पेशेंट को होती है और गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं, तो वहां पर मुलेठी यानी यष्टि मधु बहुत अच्छा कार्य करती है। यष्टि मधु को आप देखेंगे
कि यष्टि मधु के अंदर क्या गुण होता है। यष्टि मधु के अंदर मधुर गुण होता है। यष्टि मधु के अंदर पाचक क्षमता से संबंधित गुण भी होते हैं, जो कि यष्टि मधु के बारे में आचार्य सुश्रुत ने व्रण रोपक भी बोला है, आचार्य चरक भी बोले हैं। तो ये सभी कार्यों को संतुष्ट करती है, पित्त के गुणों को भी संतुष्ट करती है। ऐसी कई औषधियां, जैसे आप घृत को भी देख सकते हैं, घृत भी व्रण हीलर है और वहां पर हील करता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, घी आप लीजिएगा और घी लेने के बाद आप एक तरफ तेजाब या एसिड लीजिएगा और उस एसिड में उस घृत को डालेंगे, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली उस घृत ने चारों तरफ से लेयरिंग कर रखी है और बीच में एसिड को इकट्ठा कर लिया है। बिल्कुल यही प्रोसेस होती है जब हम पेशेंट को बताते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस में बताता हूं पेशेंट्स को, कि आपको खाने से पूर्व आधा चम्मच घृतपान करना है रोज, जब भी गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को करते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी म्यूकोसा के चारों तरफ एक लेयरिंग डेवलप हो जाती है, एक लेयर डेवलप हो जाती है घृत की। तो जो भी एसिड हाइपर सीक्रेट हो रहा है वो वहां की म्यूकोसा को रप्चर्ड नहीं करता, और म्यूकोसा जब रप्चर्ड नहीं होती है तो वहां पर व्रण हीलिंग की जो एक रफ्तार होती है वो तेजी पकड़ जाती है। और घृत का खुद कार्य है कि वो व्रण को हील करने का कार्य करता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि घृत और शहद को आप मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे व्रण रोपक की तरह कार्य करते हैं। आपने घृत के बारे में पढ़ा होगा, घृत पित्त अनिल हरम नाचा श्लेषम वर्धनम। घृत पित्त और वायु यानी अनिल को हरने वाला होता है, उसका हरण करने वाला होता है। तो इससे क्या हो रहा है, समान वायु प्रकोप भी शांत हो रहा है और पित्त का प्रकोप भी शांत हो रहा है। ये किस चीज की वजह से हमने ये ट्रीटमेंट कर पाए, जब हम पित्त के गुणों को समझे। पित्त का स्थान क्या है, पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच में बताया है। हृदय और नाभि के बीच में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, हमारा ड्यूडेनम है, पैंक्रियाज है, लिवर है। ये सारे ऑर्गन्स में पित्त की प्रक्रिया चल रही होती है। अभी रिसेंटली तकरीबन 8 या 10 महीने पहले कुछ साइंटिस्टों ने लाइसोसोम के ऊपर एक स्टडी की थी और उसमें उन्होंने लिटिक प्रॉपर्टी को बताया था। वो लिटिक प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, पित्त के ही कर्म थे। अगर हम उस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को साम्य अवस्था में ले आते हैं, तो हमारी बॉडी की फैगोसाइटोसिस की मूवमेंट प्रॉपरली चलेगी। और जैसे कि कोरोना वायरस जब सेल के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर जाकर वो वहां के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़खानी, खिलवाड़ करना शुरू करता है और उस खिलवाड़ के तहत वो अपने कई रेप्लिकेशन कराता है। अगर कोरोना वायरस जब कैप्सूल से बाहर अपने जेनेटिक मटेरियल को निकालता है, वहीं पर अगर लाइसोसोम अपनी प्रोसेस के थ्रू फैगोसाइटोसिस यदि करता है तो डेफिनेटली उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि आप लंघन की प्रक्रिया से भी करा सकते हैं। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारतात्पा पाश्चानान अपवाशस्य व्यायामश्चेति लंघनम। ये प्रोसेस भी है। जब आप किसी कोशिका को भूखा रखते हैं तो उसकी दूसरी चीजों को, उसके अंदर जो डेब्रिज मटेरियल उसको खाने की कैपेसिटी बढ़ती है और उसके जरिए वो डाइजेशन लिटिक एंजाइम के थ्रू भी कर पाता है। पित्त के गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो बहुत विस्तार में गुण है। एक साल के अंदर भी डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली जो मैं आइडिया इस कोर्स में आपको दे रहा हूं, उस आइडिया के जरिए आप उस विजन से अगर किसी भी दोष को समझने की कोशिश करेंगे, उसको मॉडल से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे पित्त वृद्धि जब शरीर में होती है, पित्त वृद्धि होती है तो कौन सा रोग देखा गया है, कामला रोग हम देखते हैं। पित्त वृद्धि होती है तो हमने पांडु रोग भी देखा है। वहां पर हम तीक्ष्ण विरेचन की बात करते हैं और मृदु विरेचन की भी बात करते हैं। क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस हैं कुछ। जब आप उनकी निदान को पढ़ेंगे, उनकी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे और पित्त के इन कंसेप्ट्स को आप वहां पे जोड़ के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आचार्यों ने किस लेवल पर जाकर के सोचा था। लिवर के अंदर जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां की हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो रप्चर्ड होने लगती हैं। जब कोई एल्कोहलिक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है, तो आपने मदिरा के यानी मद के और
विष के गुण पड़े होंगे तो वहां पर पित्त की आधिक्य ज्यादा दिखती है और आप समझेंगे कि वो जो मदिरा है वो लिवर में सिरोसिस पैदा कर रही है और कैसे लिवर के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी तैयार करके और लिवर सेल्स धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। यदि ऐसे पेशेंट्स को हम ब्रेचन के जरिए पित्त को निकालते हैं, लेकिन उसके पूर्व आपको ध्यान देना है कि पेशेंट में कफ की अधिकता है तो पहले कफ का पाचन करना होगा। यदि पेशेंट में कफ की कमी है देन आप डेफिनेटली बहुत आसानी से ब्रेचन करा सकते हैं और आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अभी फिलहाल डेंगू चल रहा है, तो डेंगू कैसा ज्वर है मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेंगू एक वात पित्तज ज्वर है जिसमें वेदना भी होती है, उष्णता भी आती है, प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होती हैं, सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, आरबीसी की कमी आती है, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सारी चीजें जब तक वात और पित्त नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि वात डिस्ट्रॉयर है, सभी को समाप्त करने वाला है, लेकिन इसके साथ में यदि पित्त भी मिल जाए तो ये रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। यहां पर ट्रीटमेंट आपको वात पित्त शामक ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो हम वर्क करते हैं गिलोय घनबटी है, महासुदर्शन घनबटी है, साथ में पपीते के पत्तों का तो उपयोग कराते ही हैं। यदि ये अवेलेबल ना हो पाए तो आप गोदंती भस्म का भी उपयोग कराएंगे। जब आप सोचिए कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कहां बनते हैं, हमारे लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स मोस्टली बनते हैं वहां पर। और डेंगू मलेरिया इनका जो स्टोरेज हाउस है वो क्या है, लिवर है। लिवर को कोई सा भी ज्वर होता है तो लिवर को वो अफेक्टेड करता है, लिवर पे सबसे पहले अटैक करता है। यदि लिवर को हमने बचा लिया तो हम किसी भी रोग को समाप्त कर सकते हैं। और उसी कंडीशन में हमारी काय चिकित्सा में भी बोला गया है कि काय की चिकित्सा करनी है, अर्थात काय मीन्स अग्नि की चिकित्सा करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साथ साथ आप पित्त के गुणों को, पित्त के कर्मों को, पित्त के स्थान को आप फिर से रीड करेंगे, जो कि मैंने एक विजन इस वीडियो के थ्रू दिया है। उस विजन के तहत आप देखेंगे यदि आपके कोई से भी क्वेश्चंस हैं, अगर जो समझ में नहीं आया है तो आप वो मुझसे ग्रुप पर या कहीं भी मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। धन्यवाद।